हमारे कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो कि डेजर्ट में रहते हैं, और डेजर्ट के प्लांट्स जो हैं वो डेजर्ट के प्लांट्स क्रसल्शियन एसिड मेटाबॉलिक पाथवे फॉलो करते हैं। वी कॉल इट एज कैम पाथवे। या प्लांट्स जो हैं वो कुछ स्पेसिफिक हैं जो कि सकलेंट या ज़ेरोफिटिक प्लांट्स हैं, जैसे ब्रायोफिलम है, ओपेंशिया है। इनके अंदर जो स्टोमेटा होता है वो स्टोमेटा स्पेशल है। वी कॉल इट एज स्कोटो एक्टिव। स्कोटो एक्टिव से मतलब है जो रात को ओपन होता है दिन में क्लोज हो जाता है, क्योंकि दिन में मुझे ट्रांसपिरेशन नहीं करने देना है। वैसे ही डेजर्ट प्लांट है बेटा, और अगर डेजर्ट प्लांट है उसे यूं भी अदरवाइज कहना चाहिए जो वाटर की कमी है हमेशा बनी रहती है, उसमें भी आप स्टोमेटा को दिन में ओपन कर देंगे तो इट विल बी अ बिगर प्रॉब्लम। इसीलिए इन प्लांट्स के स्टोमेटा रात को खुलते हैं, दिन में बंद रहते हैं। दिन में जो प्रोसेस होती है वो C3 साइकिल होती है, मतलब डार्क रिएक्शन होती है, और रात को जो प्रोसेस होती है उसमें कुछ भाग हम कन्वर्ट करके रख लेते हैं और फिर उसे दिन के ही समय लाइट रिएक्शन में कन्वर्ट करते हैं। देखिएगा प्रोसेस कैसे होती है। जब रात के समय पे स्टोमेटा ओपन हुआ है तो कार्बन डाइऑक्साइड की एंट्री होती है, पीईपी से कंबाइन करके ये जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है वो OAA बनाता है ना। OAA C4 कार्बोक ऑक्सैलो एसिटिक एसिड कंपाउंड है। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड को हम एक इंटरमीडिएट कंपाउंड मैलिक एसिड में कन्वर्ट करके वैक्यूल्स में भर के रख लेते हैं, ठीक है। फिर ये वैक्यूल्स यहाँ पे हमारे पास दिन के समय पे इन वैक्यूल्स का मैलिक एसिड निकाला जाता है और उसे पायरुविक एसिड में कन्वर्ट किया जाता है। जब आप इसे पायरुविक एसिड में कन्वर्ट करते हैं तो कुछ पायरुविक एसिड तो कार्बोहाइड्रेट्स मतलब ग्लूकोज बनाने में मदद करेगा, और कुछ पायरुविक एसिड यहाँ पे एज इट इज पड़ा रहेगा। और उसके अगेंस्ट मैलिक एसिड जब पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हुआ तो NADP कन्वर्ट हो गया NADPH में, और इस समय इस दौरान जो CO2 है वो फिक्स हो गई केल्विन साइकिल में, और हमें शुगर कौन सी मिल गई, ग्लूकोज। तो ट्रायो शुगर मिलना मतलब वही रेगुलर हमारी C3 साइकिल होना शुरू हो जाएगी। पहले हमारा रिडक्शन, फिर कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन, फिर रीजनरेशन। तो तीनों स्टेप्स होने के साथ साथ हमारे जो डेजर्ट प्लांट्स हैं उनके अंदर CO2 का फिक्सेशन हो जाएगा। So they have scotoactive stomata. This is what is the specific feature. Primary acceptor is PEP, है ना, पेपकेस एंड ऑक्सैलोएसिटिक एसिड पहला स्टेबल प्रोडक्ट है, स्टेबल कंपाउंड है, दिस वन C4 कंपाउंड है, राइट। सो दिस इज हाउ क्रसल्शियन एसिड मेटाबॉलिक पाथवे उनमें ऑपरेट होता है जिनके अंदर मीजोफिल सेल्स में रुबिस्को और पेपकेस दोनों हैं। ये उन प्लांट्स के लिए स्पेसिफिकली जो कि वाटर से अडेप्टेशन चाहते हैं, क्योंकि दे आर डेजर्ट प्लांट्स, दे आर ज़ेरोफिटिक प्लांट्स एंड ऑलरेडी दे हैव स्केर्सिटी ऑफ वाटर। तो उस स्केर्सिटी में भी उन्हें कैसे काम करना है, दिस इज व्हाट इज द मैकेनिज्म। नाउ नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट फोटो रेस्पिरेशन, जो कि इन प्लांट्स के अंदर एक ऑपरेटिव फिनोमिनन है। प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस मतलब स्टार्च के फॉर्मेशन की प्रोसेस है, लेकिन इसके अलावा हमारे कुछ प्लांट्स, स्पेसिफिकली मैं अगर बात करूं तो जो C3 प्लांट्स हैं वो रेस्पिरेशन भी करते हैं, और वो रेस्पिरेशन है फोटो रेस्पिरेशन। तो फोटो रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हमारे प्लांट्स जो हैं वो प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं और ऑक्सीजन को अब्जॉर्ब करते हैं, मतलब ऑक्सीजन इज टेकन इनसाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड आउटसाइड। ये लाइट के प्रेजेंस में होता है, इसीलिए इसे हम PCO मतलब फोटोसिंथेटिक कार्बन ऑक्सीडेशन बोलते हैं। और जो फर्स्ट प्रोडक्ट यहाँ पे हमें मिलता है दैट इज ग्लाइकोलेट, वो 2 कार्बन का है, इसलिए इसे हम C2 साइकिल के नाम से भी जानते हैं। तो ये हमारी PCO दैट इज फोटोसिंथेटिक कार्बन ऑक्सीडेशन या C2 साइकिल या ग्लाइकोलेट मेटाबॉलिज्म पाथवे है, जहाँ पे मेरे प्लांट्स जो हैं फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस शो करते हैं। फोटो रेस्पिरेशन से हमारा मतलब ये है बच्चों कि जिस समय लाइट अवेलेबल होगी उस टाइम पे प्लांट्स जो हैं अगर ऑक्सीजन ज़्यादा अवेलेबल है, देखिए लाइट तो दिन के समय पे अवेलेबल है ही, लेकिन अगर कुछ ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पे ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है तो उस समय मेरा जो एक एंजाइम है विच इज़ कॉल्ड एज रुबिस्को, इस एंजाइम में ऑक्सीजनेज की एक्टिविटी शुरू हो जाती है। कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज है, तो जो ऑक्सीजनेज है उसकी एक्टिविटी शुरू हो जाएगी। ऑक्सीजनेज का काम करेगा, मतलब ये ऑक्सीजन से बाइंड करना शुरू कर देगा एंड इट विल बी अ वेस्टफुल प्रोसेस। तो फोटो रेस्पिरेशन एक ऐसा मैकेनिज्म है जो कुछ ही प्लांट्स में होता है। डेकर और टियो ने टोबैको प्लांट्स में डिस्कवर किया था। लेटर वी कुड फाइंड दैट ये मेजरली सभी C3 प्लांट्स में ऑपरेट होने वाली साइकिल थी। तो बाद में हमें पता चल गया था कि C3 जो है काफ़ी सारे प्लांट्स के अंदर होने वाली एक प्रोसेस है। इट्स अ वेस्टफुल प्रोसेस
क्योंकि यहाँ पे ना तो स्टार्च का फॉर्मेशन होता है, दैट मीन शुगर का फॉर्मेशन नहीं होता, ना मेरे एसिमिलेटरी पावर्स जो मैं लाइट रिएक्शन में अब तक बना रही थी NADPH और ATP, इन दोनों का भी फॉर्मेशन नहीं होता। उल्टा यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स न करते हुए हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ कर देते हैं। तो क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को आपने रिलीज़ कर दिया है तो डेफिनेटली आप फिक्स नहीं कर पाएंगे, मतलब स्टार्च का सिंथेसिस किसी भी कीमत में यहाँ पे नहीं होगा, एंड देयर इज़ एक्सपेंडिचर ऑफ ATP। आप बनाते तो कुछ नहीं है लेकिन उल्टा ATP का खर्चा हो जाता है यहाँ पे, तो इट्स अ वेस्टफुल प्रोसेस, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स है मेरे C3 प्लांट्स का। देखिए ज़रा हमारा फोटो रेस्पिरेशन होता किस तरीके से है। मुझे 3 सेल ऑर्गेनल्स की रिक्वायरमेंट है, गो बैक, या मुझे 3 सेल ऑर्गेनल्स की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। सबसे पहला सेल ऑर्गेनल रहता है मेरा क्लोरोप्लास्ट, उसके बाद पेरोक्सीजोम। ये पेरोक्सीजोम क्लोरोप्लास्ट के ही पास में जो क्लोरिन काइमा के सेल्स हैं मेरे पास, क्लोरिन काइमा, उनके अंदर प्रेजेंट होने वाले पेरोक्सीजोम्स हैं, उनके वैक्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं बेसिकली। उसके बाद मुझे एक तीसरा सेल ऑर्गेनल की रिक्वायरमेंट है, दैट इज कॉल्ड एज माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये तीनों सेल ऑर्गेनल्स एक दूसरे के पास में लोकेटेड हैं और इन तीनों के अंदर ये साइकिल ऑपरेटिव है, तीनों के अंदर ये साइकिल रन कर रही होगी, राइट। आई विल शो यू हाउ दिस साइकिल टेक प्लेस। So these 3 cell organelles are involved. We already talked about conditions जो इस साइकिल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कहाँ होगी, किन प्लांट्स में C3 साइकिल होगी। तो ऐसे रीजन जहाँ पे लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा है, इसके अलावा ऑक्सीजन का अवेलेबिलिटी, ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है और कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन एटमॉस्फेयर में कम है, उन सारे प्लांट्स के अंदर रुबिस्को जो है वो ये साइकिल ऑपरेशन में ले आएगा। कैसे देखिएगा, हमारा जो रुबिस्को है RUBP, अब ये ऑक्सीजनेज जैसा बिहेव करेगा। रुबिस्को इज गोइंग टू बिहेव एज एन ऑक्सीजनेज, और ये क्या करेगा, जो RUBP है, राइबुलोज बिसफॉस्फेट, जो कि मेरा कंपाउंड है कार्बन को फिक्स करने वाला, अब वो किससे कंबाइन करेगा, ऑक्सीजन से। और ऑक्सीजन से कंबाइन करने के बाद जैसा डार्क रिएक्शन में C3 साइकिल में फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना रहा था, वैसे यहाँ पे फॉस्फोग्लाइकोलेट बनाएगा, और इस फॉस्फोग्लाइकोलेट में से ये फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड यहाँ भी बना है, वहाँ C3 साइकिल में भी बना था, लेकिन डिफरेंस किस प्रोडक्ट में आ गया है, फॉस्फोग्लाइकोलेट में। इसका फॉस्फेट मैं रिमूव कर दूंगी, ये फॉस्फेट हमने रिमूव कर दिया तो इट बिकम्स नाउ ग्लाइकोलेट। ये ग्लाइकोलेट 2 कार्बन कंपाउंड होने की वजह से इस साइकिल का नाम पड़ा है C2 साइकिल। ग्लाइकोलेट को फिर हम इंपोर्ट करते हैं और कहाँ पे ले जाते हैं, पेरोक्सीजोम में, जो कि वैक्यूल्स में प्रेजेंट है। ये पेरोक्सीजोम वो सेल ऑर्गेनल्स हैं जिनमें कैटालेज और ऑक्सीडेज, ये 2 टाइप के एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि H2O2 को डिग्रेड करते हैं और उससे कन्वर्ट कर देते हैं वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में, राइट। तो ग्लाइकोलेट जब पेरोक्सीजोम में पहुंचेगा, इसे ग्लाइऑक्सिलेट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा बाय द हेल्प ऑफ एन एंजाइम कॉल्ड एज ऑक्सीडेज। साइमल्टेनियसली ये जो H2O2 बना है, इस H2O2 को भी कैटालेज ब्रेक कर देगा इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन। मैंने बैलेंस नहीं किया है, जस्ट प्रोडक्ट्स लिखे हैं। ग्लाइऑक्सिलेट को फाइनली मैं एक अमीनो एसिड में कन्वर्ट करूंगी विच इज कॉल्ड एज ग्लाइसिन। यहाँ पे अब इस ग्लाइसिन को मुझे ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में। ग्लाइसिन को माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रांसपोर्ट करेंगे, इसका डीअमीनेशन होगा, अमीन ग्रुप रिमूव किया जाएगा, डी कार्बोक्सिलेशन, डीअमीनेशन के बाद, और डी कार्बोक्सिलेशन के बाद ये जो ग्लाइसिन है दिस गेट्स कन्वर्टेड इनटू सेराइन। सेरीन जो है ये पेरोक्सीजोम में लेकर जाया जाएगा और उसके बाद दिस गेट्स कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोक्सी पायरुवेट। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम यहाँ से यहाँ लाना ले जाना क्यों कर रहे हैं, तो इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स जिस सेल ऑर्गेनल में अवेलेबल है वहाँ पे जाके हमें ये प्रोसेस को कंटिन्यू करना है और वैसा ही हम कर रहे हैं। तो ग्लाइसिन से सेराइन का कन्वर्जन, मीनवाइल NADP पॉजिटिव का NADH में कन्वर्जन जो है वो मेरे पास यहाँ पे हो जाएगा। सेराइन को मैंने ट्रांसपोर्ट किया पेरोक्सीजोम में, यहाँ पे ये हाइड्रोक्सी पायरुवेट में कन्वर्ट हुआ। मीनवाइल NADH को मैंने NAD पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया और ग्लीसरेट बना दिया। ये ग्लीसरेट फिर से क्लोरोप्लास्ट में जाएगा और इस दौरान ATP का खर्चा हो जाएगा जब मुझे ग्लीसरेट को फिर से किस में कन्वर्ट करना है, PCR साइकिल में लेके जाना है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट करना है।
ग्लीसरेट पे फॉस्फेट ग्रुप ऐड करेंगे तो इट इज़ गोइंग टू गेट कन्वर्टेड इनटू फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, और ये फॉस्फोग्लिसरिक एसिड फाइनली पार्टिसिपेट करेगा RUBP के फॉर्मेशन में। RUBP का रीजनरेशन हो जाएगा, फिर से ये RUBP ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा एंड द प्रोसेस गोज ऑन। तो आपने देखा यहाँ पे, यहाँ कहीं हमने ATP का फॉर्मेशन नहीं किया, उल्टा ATP को यूटिलाइज किया, NADH को यूटिलाइज किया, सॉरी NADP पॉजिटिव को यूटिलाइज करके NADH में कन्वर्ट किया, NADPH बना लिया। यहाँ जितनी भी प्रोसेस हुई हैं यहाँ पे सब में सिर्फ खर्चा ही हुआ। ये जो NADH मैंने यहाँ बनाया है इसको मैंने फिर से यहाँ पे यूज़ कर लिया, तो ओवरऑल मेरा कोई प्रोडक्शन ना NADH का हुआ, ना ATP का हुआ, ना शुगर का हुआ, और उल्टा मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ कर दिया। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होकर एटमॉस्फेयर में चला गया वो फिक्सेशन के लिए अवेलेबल नहीं रहा, एंड दिस इज़ द रीज़न वाई वी कॉल दिस प्रोसेस एज अ वेस्टफुल प्रोसेस। तो फोटो रेस्पिरेशन मेरे कुछ प्लांट्स ऑप्ट करते हैं, लेकिन ये उन कंडीशंस में जब ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो, बट देन ये प्रोसेस वेस्टफुल प्रोसेस है। अब देखिए हम एक वाबग इफेक्ट पढ़ते हैं जो इसी से रिलेटेड है। वाबग ने ये बोला था कि अगर फोटोसिंथेसिस का रेट डिक्रीज हो रहा है तो आप चेक कर लें कि ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कितनी है। इफ़ अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इज हाई देन रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस वुड बी लो। रीज़न हमने अभी डिस्कस किया कि जो मेरा डुअल एंजाइम था, मोस्ट अबेंडेंट एंजाइम रुबिस्को, ये कार्बोक्सिलेज के जैसा बिहेव न करते हुए अभी किसके जैसा बिहेव करेगा, मात्र ऑक्सीजनेज के जैसा। और क्योंकि ये सिर्फ ऑक्सीजनेज के जैसा बिहेव करने वाला है, इसीलिए यहाँ पे अब कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन न होकर ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन होना शुरू हो जाएगा। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज वारबर्ग इफेक्ट, जहाँ पे ऑक्सीजन इज बेसिकली अ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर फॉर कार्बन डाइऑक्साइड फॉर रुबिस्को। अगर ऑक्सीजन की मात्रा कार्बन डाइऑक्साइड के कंपैरिजन में ज़्यादा है तो रुबिस्को कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़कर ऑक्सीजन के साथ पेयरिंग कर लेगा, एंड दस फोटोसिंथेसिस की डार्क रिएक्शन स्टॉप होके रेस्पिरेशन शुरू हो जाएगा, फोटो रेस्पिरेशन शुरू हो जाएगा। नाउ लेट अस टॉक अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। देखिए ब्लैकमैन ने हमें इस चीज़ के बारे में बताया था बेटा कि देयर आर 3 डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स वेयर इन वी कैन काउंट द फैक्टर्स एंड देयर इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। कई बार मेरे पास कोई एक फैक्टर का जो अवेलेबिलिटी है वो ऑप्टिमम है, कई बार लो है, कई बार हाई है। ऑप्टिमम इज एवरेज। तो मिनिमम, ऑप्टिमम, मैक्सिमम, ये 3 लेवल पे जब हम इसे देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो इन्हें हम बोलते हैं कार्डिनल पॉइंट्स। ये 3 होते हैं कार्डिनल पॉइंट्स। ऑल्दो कार्डिनल पॉइंट्स के बारे में एक्सप्लेनेशन हमें किसी और ने दिया था, लेकिन हाल फिलहाल जो ब्लैकमैन ने लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स के बारे में हमें बताया था वो ये था कि अगर किसी भी सपोज 4 फैक्टर्स हैं जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं, तो उनमें से अगर कोई एक भी फैक्टर कम है ना, मतलब जो मिनिमम लेवल पे फैक्टर है वही डिसाइड करेगा कि रिएक्शन का रेट क्या होगा। आई बात समझ में? हम देखते हैं 1 बाय 1। तो अगर किसी एक केमिकल प्रोसेस को एक से ज़्यादा फैक्टर अफेक्ट करते हैं तो जो फैक्टर रेट ऑफ रिएक्शन विल बी डिटरमाइंड बाय दैट फैक्टर विच इज़ लो इन नंबर, विच इज़ मिनिमम इन नंबर, राइट। जो ऑप्टिमम है, जो मैक्सिमम है, वो कभी भी रेट डिसाइड नहीं करेगा, जो सबसे कम है वही रेट डिसाइड करेगा। तो ब्लैकमैन लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर में मेरे पास वैसे तो मैं 3 फैक्टर्स के बारे में बात करूंगी बेटा। एक हम टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे, हम दूसरा सनलाइट के बारे में बात करेंगे, टेम्परेचर एंड देन सनलाइट के बारे में बात करेंगे। आप इसे लाइट भी बोल सकते हैं। इट इज़ अंडरस्टूड कि यहाँ पे जहाँ पे भी लाइट लिखा है वी आर टॉकिंग अबाउट सनलाइट ओनली। तो टेम्परेचर, सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड। अगर मान लीजिए आपने टेम्परेचर अच्छा दे दिया है, सनलाइट अच्छी दे दी है, चलिए वाटर भी आपने काफ़ी अच्छा दे दिया है, पानी के पास वाटर की भी अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी है, तो अब कौन रेट डिटरमाइन करेगा फोटोसिंथेसिस का? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, मतलब मैंने 3 चीज़ों को सफिशिएंट क्वांटिटी में दिया, मे बी मैंने उन्हें ऑप्टिमम रेंज पे दे दिया, मैक्सिमम भी दे दिया, लेकिन जो मिनिमम था वो क्या था मेरे पास? CO2। तो जैसे ही CO2 का लेवल कम हो गया, CO2 ने ही रिएक्शन के रेट को क्या कर दिया? स्लो कर दिया। ज़रा ग्राफ से समझते हैं। देखिए यहाँ मैंने कार्बन डाइऑक्साइड को प्लॉट किया और यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन को। आपने जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ाना शुरू किया, यहाँ पे लाइट की इंटेंसिटी हमने लो रखी, तो ये डिसाइडिंग फैक्टर हो गया। आप CO2 तो बढ़ा रहे हो लेकिन लाइट आपने लिमिटेड कर दी,
है ना। तो यहाँ पे लाइट लिमिटिंग फैक्टर हो गया, तो CO2 के बढ़ाने के बावजूद आपका फोटोसिंथेसिस का रेट यहाँ पे स्टेबल हो सकता है। आपने लाइट इंटेंसिटी को मीडियम रखा तो आपकी जो प्रोसेस है वो थोड़ी और ऊपर चढ़ गई, और ये फिर आपकी लाइट इंटेंसिटी अगर मीडियम रह गई, ऑप्टिमम रह गई, तो फिर यहाँ पे मेरा रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। थोड़ा और देख लेते हैं, अगर लाइट इंटेंसिटी मैंने हाई दे दी, काफ़ी अच्छी दे दी, कार्बन डाइऑक्साइड भी मैंने काफ़ी अच्छा दे दिया, तो एक लिमिट तक तो ये रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो रहा है, बट आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इट इज़ गोइंग टू गेट कांस्टेंट। मतलब इनडेफिनेटली कभी भी ग्रोथ नहीं होगी। इनिशियली डेफिनेटली देयर विल बी अ शार्प इंक्रीज इन द प्रोसेस, बट देन आप ये मत समझिएगा कि आप सारे फैक्टर्स को अनलिमिटेड दे दें तो पूरी रिएक्शन जो है वो कांस्टेंट चलती रहेगी और अच्छे स्पीड पे चलेगी, अच्छे रेट पे चलेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। फाइन, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज ऑलवेज हार्मफुल। आप ज़्यादा सनलाइट देंगी बेटा तो इससे मेरी प्लांट की लीफ, क्लोरोफिल, एंजाइम्स तीनों को एक्सेस हीट के कारण डैमेज हो सकता है। पानी कम देंगे तो क्या होगा, आपके प्लांट्स के जो स्टोमेटा है वो फ्लैसिड हो जाएंगे, रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस विल बी मिनिमाइज्ड। कार्बन डाइऑक्साइड जब आएगा ही नहीं तो रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है, रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है तो फोटोसिंथेसिस कहाँ से होगा। आई बात समझ में। तो इसीलिए यहाँ पे जो सबसे कम लेवल पे हमने दिया है दैट विल बी द रेट डिसाइडिंग फैक्टर। ये बात हो गई कार्बन डाइऑक्साइड की। अच्छा एक चीज़ और सुनिए, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना, इट एक्ट्स एज अ रेस्पिरेटरी पॉइजन इवन। तो ऐसा नहीं है कि ये एक रॉ मटेरियल है तो आप जितना दे देंगे उतना प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस करता जाएगा, डेफिनेटली करेगा, लेकिन आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम, आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम, दिस इज गोइंग टू ब्लॉक द रेस्पिरेशन ऑफ प्लांट। ठीक है भाई, प्लांट में रेस्पिरेशन भी तो चलता है ना, फोटोसिंथेसिस के साथ प्लांट रेस्पायर भी तो कर रहा है। तो अगर आपने एक्सेस CO2 दे दी तो उसका रेस्पिरेशन का रेट कम हो जाएगा, और रेस्पिरेशन का रेट कम हो गया मतलब जिंदा रहने में तकलीफ, और जिंदा ही नहीं रहेगा तो खाना क्या बनाएगा, क्यों बनाएगा। आई बात समझ में। तो इसीलिए यहाँ पे एक लिमिट के बाद इट इज़ गोइंग टू गेट कांस्टेंट। दूसरे फैक्टर के बारे में बात करते हैं। कुछ और फैक्टर्स हैं जो कि डायरेक्टली प्लांट के अंदर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं। इनमें से कुछ इंटरनल है बेटा जिन्हें हम इंट्रिंसिक बोलते हैं। सम फैक्टर्स आर इंट्रिंसिक फैक्टर्स एंड सम फैक्टर्स आर एक्सट्रिंसिक फैक्टर। कुछ बाहर की तरफ ऑपरेटिव हैं और कुछ अंदर की तरफ ऑपरेटिव हैं। एक्सट्रिंसिक में मैंने अभी आपके सामने कुछ नाम ऑलरेडी ले दिए हैं, एक बार फिर बता देती हूँ। टेम्परेचर, लाइट, बाय लाइट आई मीन सनलाइट, क्लोरोफिल, आई एम सो सॉरी, क्लोरोफिल नहीं, टेम्परेचर, सनलाइट एंड वाटर, ये तीन फैक्टर्स मेरे क्या हो गए, एक्सटर्नल फैक्टर हो गए। कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटर्नल फैक्टर हो गया। इंट्रिंसिक क्या होगा, इंट्रिंसिक में क्लोरोफिल आ गया, नंबर ऑफ लीफ आ गया, अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल आ गया, ओरिएंटेशन ऑफ लीफ आ गया। भाई लीफ कैसे प्लांट की स्टेम से अटैच्ड है, उसको सनलाइट रिसीव हो रही है या नहीं हो रही है, कॉलन काइमा उसको कितना सपोर्ट कर रहा है बेंडिंग मूवमेंट्स में, ये सारे मेरे इंट्रिंसिक फैक्टर होंगे। एक एक करके देख लेते हैं। तो कुछ फैक्टर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जैसे लीफ की बात करूँ, जितनी ज़्यादा लीफ होंगी उतना ज़्यादा क्लोरोफिल, उतनी ज़्यादा फोटोसिंथेसिस। ओरिएंटेशन ऑफ लीफ डज मैटर। कोई लीफ सपोज ऐसी है ना, और एक लीफ इस तरीके से है, तो अब देखिए दोनों में से कौन सी लीफ के ऊपर सनलाइट जो है वो डायरेक्टली फॉल हो सकती है। यहाँ पे सनलाइट डिफ्यूज होकर जाएगी, जबकि यहाँ पे सनलाइट की अवेलेबिलिटी के लिए एरिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो जितना ज़्यादा एरिया अवेलेबल होगा लीफ को सनलाइट रिसीव करने के लिए, उतना ही उसका फोटोसिंथेसिस का रेट क्या होगा, ज़्यादा होगा। किसी भी प्लांट में मीजोफिल सेल्स जो हैं, हमने वैसे C3 C4 प्लांट्स देखे हैं, पैलिसेड पैरेन्काइमा, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, है ना, ये मीजोफिल सेल्स हैं। इनके बीच में मेरे पास यहाँ पे जो प्रेजेंट है डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स में जो बना रही हूँ, दीज आर व्हाट आर क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो मीजोफिल सेल्स का नंबर भी मैटर करेगा ना, जितने ज़्यादा मीजोफिल सेल्स होंगे और वेल डेवलप्ड होंगे। भाई डेवलप्ड होना ज़रूरी है बच्चों, क्योंकि यंग होगा और ओल्ड होगा तो दोनों केसेस में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस विल बी लेस। स्पेसिफिकली ओल्ड वाले में काफ़ी कम होगा, यंग वाले में थोड़ा कंसिडरेबल होगा, सिग्निफिकेंट होगा, और अडल्ट लीफ जो है उसके अंदर काफ़ी अच्छा फोटोसिंथेसिस होगा, मैक्सिमम होगा आप कह लीजिए। तो यहाँ पे लीफ का वेल डेवलप्ड होना मतलब उसके मीजोफिल सेल्स का वेल डेवलप्ड होना, मतलब उसके क्लोरोप्लास्ट का मैच्योर्ड होना, ये सारे फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को। नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितने ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट उतनी ज़्यादा फोटोसिंथेसिस, क्योंकि उतनी रिएक्शन
सेंटर्स अवेलेबल होंगे। अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल द सेम थिंग, जितना क्लोरोफिल अवेलेबल उतने मेरे हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस ज़्यादा होंगे, उतना ही ज़्यादा स्टार्च का फॉर्मेशन, मतलब फोटोसिंथेसिस। इंटरनल कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन, प्लांट रेस्पिरेशन से CO2 रिलीज कर रहा है, वो रिलीज्ड CO2 वहीं पे प्रेजेंट मेरे जो गार्ड सेल्स हैं उनको अवेलेबल है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो जितना ज़्यादा CO2 उतना ज़्यादा फोटोसिंथेसिस का रेट। ऑफ कोर्स मैंने आपको बता दिया है, even then if you supply excess amount of CO2, it is going to block the photosynthesis because it is going to start acting as a poison for respiration, right? Age of leaf, एज ऑफ लीफ से मेरा मतलब है सेनेसेंस विच इज़ अबाउट टू टर्न टू ओल्ड एज, जो पुराना होने वाला है, जो ओल्ड एज होने वाला है। तो ओल्ड प्लांट्स में, ओल्ड पार्ट्स में क्लोरोफिल का नंबर जो है बच्चों कम हो जाता है, वहाँ पे कैरोटीन का नंबर बढ़ जाता है, येलो पिगमेंट बिकम्स मोर एंड ग्रीन पिगमेंट बिकम्स लेस। तो जैसे ग्रीन आपका कम हो जाएगा, येलो बढ़ जाएगा, ऑब्वियसली अवेलेबिलिटी ऑफ क्लोरोफिल इज लेस। क्योंकि क्लोरोफिल की अवेलेबिलिटी लेस है तो डेफिनेटली फोटोसिंथेसिस का रेट भी क्या हो जाना है, कम हो जाना है। एक्सटर्नल फैक्टर में सनलाइट। अब आप याद करें हमने चैप्टर की शुरुआत कहाँ से की थी बच्चों, हमने कुछ एक्सपेरिमेंट्स पढ़े थे, है ना, जहाँ पे मैंने आपको बताया था हाफ लीफ मोल का हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट मैंने बताया था आपको। ऐसे ही किसी लीफ को अगर ब्लैक कलर के पेपर से आपने कवर अप कर दिया है, अब आप इसे रख दें सनलाइट में, ये डी स्टार्च लीफ है, इसमें प्री फॉर्म्ड स्टार्च को मैंने रिमूव कर दिया है। आई हैव कवर्ड वन पोर्शन ऑफ द लीफ विद द ब्लैक पेपर। ये ब्लैक पेपर सनलाइट को ऑब्जॉर्ब करेगा, लीफ के अंदर सनलाइट एंटर नहीं कर रही, सिर्फ उतने रीजन में, हाँ, जहाँ आपने ब्लैक पेपर लगाया है। क्योंकि लाइट अवेलेबल नहीं है, उस हिस्से में कम होती है, डिफ्यूज लाइट होती है, इसलिए वो फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा। नो फोटोसिंथेसिस, नो स्टार्च, नो ब्लू ब्लैक कलर, राइट। तो इट विल बी एन इंडिकेशन कि फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट जो है वो ज़रूरी है। हमने बात की हुई है फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन पार के बारे में, विच इज़ बेसिकली अ विबग्योर रीजन का 400 to 700 नैनोमीटर का वेवलेंथ, है ना। मतलब याद आ गया आपको हमने क्या बात की थी, ब्लू और रेड वेवलेंथ। ब्लू और रेड में मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होगा, उन्हीं को हम पार बोलते हैं, विच इज़ फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रीजन, जहाँ पे फोटोसिंथेसिस का रेट काफ़ी अच्छा होगा। लाइट की इंटेंसिटी इवन मैटर्स। कैसे? देखो, आपके घरों के आसपास जो प्लांट्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं स्क्यूफाइट्स, जो शेडी प्लांट्स हैं, उन्हें तुम धूप में रख दोगे ना, ज़रा से में जलना शुरू हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। एक होते हैं हीलियोफाइट्स। हीलियोफाइट्स मतलब उन्हें इंटेंस ब्राइट सनलाइट की ज़रूरत है, आपको उनको धूप में ही रखना पड़ेगा, है ना। जो हमारे आसपास बाहर प्लांट्स लगे वो सब हीलियोफाइट्स हैं। ये दोनों कैटेगरी के प्लांट्स अलग अलग क्यों हो गए भाई? जब हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट नेसेसरी है, तो स्क्यूफाइट्स जैसे प्लांट्स कैसे डेवलप हो गए? इजंट इट? ये इवोल्यूशन है। तो जो स्क्यूफाइट्स हैं, जो शेडी प्लांट्स हैं, उन्हें सनलाइट की इंटेंसिटी कम चाहिए, डिफ्यूज लाइट में भी वो काम कर लेते हैं, जबकि मेरे हीलियोफाइट्स को अच्छी खासी सनलाइट की ज़रूरत है, डायरेक्ट सनलाइट चाहिए उन्हें। PAR रेडिएशंस उन्हें लगभग 10 आवर्स के लिए, 8 to 10 आवर्स के लिए उन्हें चाहिए, एंड डेफिनेटली तभी वो फोटोसिंथेसिस कर पाएंगे। जितनी भी सनलाइट आप दे दें उसका 10% ही मेरा प्लांट यूटिलाइज करेगा फोटोसिंथेसिस के लिए, राइट। तो इसीलिए 10% सफिशिएंट है। आप जितना भी सनलाइट देते हो 10% तो प्लांट कहीं से भी कैप्चर कर ही लेता है। सूरज की रोशनी उसके ऊपर डायरेक्ट नहीं भी पड़ेगी, ओरिएंटेशन क्योंकि चेंज होता रहता है पूरे दिन में, तो भी डिफ्यूज लाइट से 10% तो वो कैसे भी निकाल ही लेता है। लाइट का ड्यूरेशन डज नॉट मैटर मच, है ना। ये उसमें मैटर करता है बेटा, हमने प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर पढ़ा था, उसमें फोटो पीरियोडिज्म मैंने बताया था आपको। फोटो पीरियोडिज्म में डे की लेंथ जो है वो मैटर करती है, पर वो किसके लिए मैटर करती है? फ्लावरिंग के लिए, है ना। फ्लावरिंग से आगे चल के फ्रूटिंग होगा। यहाँ मैं बात कर रही हूँ फोटोसिंथेसिस की, तो आप कंफ्यूज ना हो, आप उससे रिलेट ना कर दें कि आप कहेंगे कि हमने कहीं फोटो पीरियोडिज्म पढ़ा है जहाँ लॉन्ग डे शॉर्ट डे प्लांट्स की बात की है, और आज हम कह रहे हैं कि लाइट का ड्यूरेशन क्यों, मतलब लाइट की ड्यूरेशन का इफेक्ट काफ़ी कम होता है। दोनों चीज़ें अलग अलग है, ध्यान रखें, ठीक है। ये हमने एक ग्राफ प्लॉट किया है बच्चों, जो क्या इंडिकेट कर रहा है मुझे, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, अगर मैंने लाइट इंटेंसिटी को यहाँ पे प्लॉट किया है और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को मैंने यहाँ पे प्लॉट किया है, आप जैसे जैसे लाइट बढ़ाएंगे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस गोइंग टू गेट इंक्रीज। आपने और बढ़ाया और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज हो गया, और बढ़ाया और इंक्रीज हो गया, लेकिन
एक लिमिट के बाद ये जो एक्सेस सनलाइट है ये हीट में डेवलप हो जाएगी, और इस पॉइंट पर आकर समवेयर हेयर जो फोटोसिंथेसिस के लिए एंजाइम्स है ना, वो एंजाइम्स इनएक्टिव हो जाएंगे। क्यों एंजाइम्स इनएक्टिव हो जाएंगे? याद करिए, बायोमोलिक्यूल चैप्टर आपने पढ़ा है। एंजाइम्स क्या है? प्रोटीन्स हैं। प्रोटीन्स को बनाने के लिए मैंने उनके बीच में बॉन्ड्स बनाए हैं, बॉन्ड्स ब्रेक होंगे। व्हेन यू सप्लाई एक्सेस एनर्जी दीज बॉन्ड्स आर गोइंग टू गेट ब्रेक। ये बॉन्ड्स जैसे ही ब्रेक होंगे प्रोटीन डीनेचर हो जाएगा, राइट? तो यहाँ मैं बात करती हूँ डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन की। फाइन, दूसरा एस्पेक्ट समझो। बहुत टेम्परेचर बढ़ा दिया तो क्या होने लग गया? प्लांट को एक्सेस हीट टॉलरेट करने के लिए ट्रांसपिरेशन बढ़ाना पड़ा। जैसे ही प्लांट ने ट्रांसपिरेशन बढ़ाया, सेल्स जो थे, कौन से सेल्स? स्टोमेटा। वो स्टोमेटा जो इनिशियली किडनी शेप थे, बीन शेप थे, टर्जिड थे, ये सेल्स फ्लैसिड हो जाएंगे, वाटर को लूज कर देंगे और आपको कुछ इस शेप के दिखाई देने लगेंगे। स्टोमेटा इज क्लोज्ड नाउ। ये जैसे ही क्लोज हो गया, शुरुआत लाइट से हुई थी, हाँ, पहुँचे हम स्टोमेटा की क्लोजिंग तक है। ये जैसे ही क्लोज हुआ, एक्सचेंज ऑफ गैसेस यहाँ पे इनहिबिट हो गया। एक्सचेंज ऑफ गैसेस इनहिबिट हो गया मतलब CO2 की एंट्री ब्लॉक हो गई। अब मेरा प्लांट किस पे डिपेंडेंट है? इंटरनल CO2 जनरेशन पे ही डिपेंडेंट है, जो कि लिमिटेड ही होगा। तो डेफिनेटली आपका फोटोसिंथेसिस का रेट जो है वो कांस्टेंट हो गया, इसीलिए ये लाइन आपके स्ट्रेट आने लग गई है। लिखा है यहाँ पे द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बिकम्स कांस्टेंट, right? So this is how this light intensity affect the rate of photosynthesis. The same graph is plotted there without any labeling. It is one and the same thing. Coming to the temperature, वही बात जो हमने अभी डिस्कस की है, सेम हम यहाँ टेम्परेचर के कंटेक्स्ट में बात करेंगे। ऑप्टिमम रेंज जो C4 प्लांट्स के लिए वो 30 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। C4 प्लांट्स जो क्रैन्स एनाटमी शो करते हैं, हमने बात की हुई है। जो मेरे टेम्परेट रीजन के फॉरेस्ट हैं वहाँ पे जो साइकिल ऑपरेट होगी, ये उसकी बात है। इक्वेटर के प्लांट्स की बात है ये। C3 प्लांट मतलब मेरे नॉर्मल टेरेस्ट्रियल प्लांट्स जो हैं, जैसे इंडिया की बात करूँ तो हमारा जो जोन है उस पूरे जोन में मेजरली आपको C3 प्लांट्स ही मिलेंगे। C4 आपको जो ऊपर वाला है रीजन है, जो हिली एरियाज हैं, वहाँ पे मिलेंगे। तो दोनों टाइप के प्लांट्स का रेट ऑफ टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑन फोटोसिंथेसिस इज डिफरेंट। कुछ प्लांट्स 30 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे नॉर्मल रहते हैं। अच्छा, कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जो 50 to 60 पे भी नॉर्मल रहते हैं। ये मेरे ज़ेरोफिटिक प्लांट्स हैं। ज़ेरोफिटिक प्लांट्स मतलब इंडिया की ही बात करूं अगर मैं, तो जो डेजर्ट वाला रीजन है, हमारा जो जोन है जहाँ पे कैक्टस हैं डिफरेंट टाइप के, वो सब इस पर्टिकुलर टेम्परेचर रेंज पर फोटोसिंथेसिस काफ़ी परफेक्ट करेंगे। C4 प्लांट की बात करूँ 30 to 40, C3 प्लांट्स की बात करूँ 20 to 25 नॉर्मल टेम्परेचर रेंज है। ऑल्दो हमने कुछ एक्सेप्शंस ऐसे भी देखे हैं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी मेरा प्लांट बहुत अच्छी फोटोसिंथेसिस कर रहा है। इवन -30 ये लास्ट टेम्परेचर रेंज है ना, -30 के बाद प्लांट में फोटोसिंथेसिस का रेट न के बराबर है। -30 इज़ द लास्ट रेंज एंड 60 डिग्री सेंटीग्रेड इज़ द हाईएस्ट रेंज। इसके बाद थोड़ा रेट में डिफरेंस आएगा, बट दीज आर द बेस्ट टेम्परेचर रेंजेस जहाँ पे मेरा प्लांट जो है प्रॉपर फोटोसिंथेसिस करेगा। सो द ग्राफ डिपिक्ट्स द सेम थिंग। टेम्परेचर बढ़ाइए, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा, उसके बाद थोड़ी सी ही दूरी पे कांस्टेंट होगा, और उसके भी बियॉन्ड टेम्परेचर बढ़ाया तो इट इज़ गोइंग टू गेट डिक्रीज। रीज़न बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। ये जो डिक्रीज होना शुरू हुआ है ये सिर्फ एंजाइम्स के नॉन फंक्शनिंग के कारण हुआ है, एंजाइम्स के डीनेचुरेशन के कारण हुआ है। वाटर, इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ये मेरा स्टोमेटा ओपन है, मतलब अभी आपकी प्लांट की लीफ कैसी है? हेल्दी है। अगर आपने वाटर का लेवल कम किया तो प्लांट इज गोइंग टू विल्ट। विल्ट का मतलब ये दोनों स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे, फ्लैसिड हो जाएंगे। वंस द लीफ इज विल्ट, उसका जो सरफेस एरिया है वो कम हो जाएगा। भाई अगर टर्जिड रहता है ना तो लीफ का सरफेस प्रॉपर जितना होना चाहिए उतना दिखेगा। अगर ये विल्ट हो गई तो लीफ का सरफेस एरिया कम हो गया। सरफेस एरिया जैसे ही रिड्यूस हुआ, सनलाइट का जो उसके ऊपर गिरने का या रिसीव करने का जो एरिया था वो कम हो गया। द मोमेंट सरफेस एरिया इज डिक्रीज, द अवेलेबिलिटी ऑफ सनलाइट फॉर दिस पर्टिकुलर लीफ इज गोइंग टू गेट डिक्रीज। और ये जैसे ही कम हुई वैसे ही रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस फिर से क्या हो गया? कम हो गया। इसीलिए यहाँ पे हमने मेंशन किया है वाटर स्ट्रेस क्लोजर ऑफ स्टोमेटा। और एक चीज़ बताती हूँ आपको, इस हार्मोन के बारे में आपने सुना है ना? ये स्ट्रेस हार्मोन के नाम से जाना जाता है प्लांट्स में, ऑक्सीन। तो जैसे ही
वाटर कम हुआ, प्लांट विल्ट हुआ, प्लांट को एक सिग्नल जाता है कि स्ट्रेसफुल कंडीशन है। और जैसे ही हमें ये फीलिंग आया कि कंडीशन स्ट्रेसफुल है, प्लांट ने एक हार्मोन बनाना शुरू कर दिया विच इज़ ऑक्सीन। ये ऑक्सीन और ज़्यादा प्रमोट करेगा स्टोमेटा की क्लोजिंग को, एंड फाइनली फोटोसिंथेसिस कोलैप्स। फाइन, सो दिस इज हाउ ऑल द थिंग्स आर रिलेटेड। तो देखिए यहाँ पे वाटर का रिलेशन शो है जो हमने अभी डिस्कशन किया, सेम यहाँ तक इंक्रीज हुआ एंड देन फाइनली इट स्टार्टेड गेटिंग कॉन्स्टेंट। फाइन, तो दिस इज हाउ वाटर इज अफेक्टिंग। कार्बन डाइऑक्साइड का रेट, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि फोटोसिंथेसिस के रेट को डिसाइड करता है। इनिशियली इट इज़ गोइंग टू इंक्रीज द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। सपोज यहाँ पे मैं कार्बन डाइऑक्साइड को प्लॉट करूँ और यहाँ पे मैं रेट को प्लॉट करूँ, तो इनिशियली इट इज़ इंक्रीजिंग, उसके बाद इट इज़ कांस्टेंट। फर्दर अगर आपने CO2 बढ़ा दिया तो इट इज़ गोइंग टू गेट डिक्रीज इवन, क्योंकि ये पॉइजन के जैसा बिहेव करेगा। अब दो प्लान्स हैं C3 एंड C4, दोनों के बीच में डिफरेंस समझना। कुछ प्लान्स ऐसे हैं जिन्हें 0.05% का जो CO2 है वो टॉलरेट करते आता है। बियॉन्ड 0.05% प्लांट में टॉक्सिसिटी लेवल बढ़ेगा। C3 प्लांट का कार्बन डाइऑक्साइड का रिक्वायरमेंट अलग है। याद करिए हमने बात की हुई है कि दे रिक्वायर मोर कार्बन डाइऑक्साइड टू स्टार्ट द प्रोसेस इवन, है ना। C4 प्लांट्स जो हैं इनमें कार्बन डाइऑक्साइड का रिक्वायरमेंट कम है। ये 320 नैनोमीटर अगर आपने 320 ppm अगर आपने इन्हें दे दिया तो उस पर भी ये काम कर लेंगे, लेकिन 400 आप देंगे तो मेरा C3 प्लांट काम करना शुरू करेगा। फाइन, तो C3 और C4 प्लांट्स दोनों को कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट अलग अलग है और इसलिए दोनों में टॉक्सिसिटी लेवल भी अलग अलग जोन पर ही आएगा। इट इज़ नॉट कॉमन, इट इज़ नॉट गोइंग टू गेट फिक्स, राइट। जैसे C3 प्लांट्स अगर इनका कॉम्पनसेशन पॉइंट में देखूं तो इट इज़ 25 to 100 ppm, इतने पार्ट्स पर मिलियन पे इनका लेवल जो है वो फिक्स हो जाना है। लेकिन अगर मैं C4 प्लांट्स की बात करूं तो ये मात्र 0 से 10 ppm पे ही सैचुरेट हो जाएंगे। मतलब ये ज़्यादा सेंसिटिव हो गए क्योंकि 10 ppm के ऊपर आपने CO2 बढ़ाया तो इनमें टॉक्सिसिटी इफेक्ट दिखेगा। ये कंपैरेटिवली लेस सेंसिटिव हुए, राइट, क्योंकि 25 to 100 ppm ये मिनिमम टॉलरेट कर सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ दिस CO2 बैलेंसेस, है ना। C3 C4 दोनों में टॉक्सिसिटी लेवल अलग अलग होगा इस कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, और इसलिए यहाँ पे ये ग्राफ जो है ये जनरल है। इट इज़ नीदर फॉर C3 नॉर फॉर C4। ये कॉमन ग्राफ हमने प्लॉट किया है। इंक्रीज CO2 लेवल, increase rate of photosynthesis, then becomes constant, then start falling, right? This is how we explain the role of carbon dioxide in photosynthesis.